इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है हजारों साल पहले दाऊ डोमेन का सबसे पावरफुल क्रीचर है जिसका नाम कियानो पाल था। वो वहाँ से चोरी हो गया था जिसके बाद वो 2 रिले में आकर गिर गया था और तब तक उसे वहाँ से जो के किंगडम के सबसे पावरफुल शिटुनान ने ले लिया। ऐसा कहा जाता है कि उस पिल के अंदर इतनी पावर है कि वो किसी भी इंसान को इमोर्टल रियल में ले जा सकता है। लेकिन वो पाल शिटुनान के पास आने के बाद से ही पूरी दुनिया में एक लड़ाई से छिड़ गई जहाँ सारे लोग अब बस उस पिल को हासिल करना चाहती है। जिसके बाद हम शिटुनान को देखती है जो उस पिल को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके पीछे कई सारी गोट्स पड़ी होती है ताकि उसे वो पिल छीन सके। सुप्रीम कोर्ट उससे कहती है इस पिल को ले जाना इतना आसान काम नहीं है, तुम्हें हम सबसे पेड करनी होगी, उसके बाद तुम इस पिल को ले जा सकती हो, लेकिन हम सब अपनी पूरी जान लगा देंगे ताकि तुम ये पिल ना ले जा सके। लेकिन शिटुनान कहता है सही तो कोशिश कर लो, तुम जितनी भी कोशिश करेंगे वो सब नाकाम रहेंगे, मैं कैसे भी करके इस पिल को यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। तब वो सारे गोट्स अपने गोट्स प्रो में आ जाती है, अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए शिटुनान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन शिटु भी कम पावरफुल नहीं था, वो सोंगयू किंगडम का सबसे पावरफुल मेंबर होता है, इसलिए वो भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन सारे के सारे गोट से लड़ रहा होता है। लेकिन तब भी वो उनके सामने उतने ज्यादा पावरफुल नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि वो अकेला और उसके सामने इतनी सारी गोट्स होती है जिसके बाद वो सारे गोट्स उसे पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। तब शिटुनान वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल बार को सामन कर लेती है ताकि वो उन गोट से फाइट कर सके। लेकिन वो गोट भी अपने पॉइजनस स्नेक का इस्तेमाल करते हुए उन बार्फ को पकड़ लेती है जहाँ वो बार्फ भी अकेला हो गया था और उसके सामने अलग अलग गोट्स के स्पिरिचुअल बीच और बार आ जाती है जो उस बार से फाइट कर रही होती है, इसलिए वो बार काफी कमजोर दिखाई देता है। तब अपने आप को हारता देखकर शिटुनान वहाँ पर खुद ही को डिस्ट्रॉय करने की सोचता है ताकि वो यहाँ से निकल सके। जिसके बाद वो खुद को डिस्ट्रॉय करके वहाँ से सीधा जमीन पे गिरने लगता है और फिर वो वहाँ से जमीन पे आके गिर जाता है। लेकिन वो पिल खास हो गया था, इसके बारे में हमें अभी नहीं बताया जाता। अब हमारा सीन खड़े होके एक छोटी सी गाँव में आ जाता है जहाँ हम हमारे मेन कैरेक्टर वांग को देखती है और वो अपने पेरेंट्स के साथ एक छोटे से घर में रहा करता है जहाँ उसके पेरेंट्स मूर्तियां बनाने का काम करते हैं और इसी मूर्तियां बनाने के काम से उनका घर चला है। वो दोनों वांग के लिए पैसा जमा कर रही है ताकि वो एक अच्छे से स्कूल में जाकर पढ़ाई कर सके। लेकिन तभी कुछ लोग घर में घुस आती है जिनके पास वांग के फादर ने कुछ कर्ज लिया हुआ था ताकि वो अपना बिजनेस को और ज्यादा बढ़ा सके। तब वो आने के बाद सारी चीज तोड़ना शुरू कर देती है और जितनी भी बासी हुई मूर्तियां होती है उन सभी को उठाकर ले जाने लगता है। वांग की पेरेंट्स तो उनके सामने गिर कर रखकर माफी मांग रही होती है कि हमें बस थोड़ी सी और टाइम दे दो, हम आपका सारा कर्ज उठा देंगे। ये सारी मूर्तियां हमने इसलिए रखी है ताकि हम अपनी बेटी को एक अच्छे से स्कूल में डाल सके। लेकिन वो जादलत आर्मी उनकी एक भी बात सुनने का नाम नहीं लेता। तब देखकर वांग अपने पेरेंट्स से कहता है आपको ऐसे इंसान के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, आपके बेटे का फ्यूचर किसी के सामने झुकने से डिसाइड नहीं होने वाला। जिसके बाद वो आदमी अपनी साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। तब उसके जाने के बाद वांग के पेरेंट्स तो एकदम ज्यादा उदास हो जाती है कि हमारे सारे सपने पर पानी फिर गया, हमने कितनी मुश्किलों से पैसा जमा करने की कोशिश की थी ताकि हमारे बेटी को एक अच्छे से स्कूल में डाल सके जिसे वो आगे चलकर बुरी अच्छा इंसान बनेगा। लेकिन देखो बस एक पल में हमारे पूरी जिंदगी बदल गई। तभी वहाँ पर वांग का पोर अंकल आ जाती है जो वांग के फादर से कहती है मेरे पास एक अर्जेंट काम था, इसी के बारे में मैं डिस्कस करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। और वो खास बात यह है कि हांगू से 10 डेसिबल को सेलेक्ट करना चाहता है ताकि वो उन्हें अपने सेक में शामिल कर सके और हांगू से एक इमोर्टेलिटी के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल सेक माना जाता है। वहाँ की डेसिबल काफी ज्यादा पावरफुल होती है, उन सभी के पास इमोर्टेलिटी होती है और अगर वहाँ पर वांग सेलेक्ट हो जाता है तो किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं होगी कि आपके सामने आकर आग उठाकर भी देख सके, पूरे गाँव में आपका नाम रोशन हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वांग को वहाँ पर भेजें ताकि वो हिंगू सेक में ज्वाइन होने के लिए ट्रायल दे सके। अगर नसीब अच्छी हुई तो वो उसमें सेलेक्ट भी हो जाएगा। लेकिन वांग के पेरेंट्स की थी हमने तो पैसा जमा किए थे ताकि वो एक अच्छे स्कूल में जा सके, लेकिन इमोर्टेलिटी में जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा क्योंकि इमोर्टेलिटी हासिल करना बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए हम अपने बेटे की जान खतरे में नहीं डालना चाहते है। लेकिन तब वांग अपने पेरेंट्स के सामने झुक कर कहता है मैं आप सभी से विनती करना चाहता हूँ कि आप मुझे उस ट्रायल में जाने की अनुभूति दे दे क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान भी बन गया तब भी कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा क्योंकि दुनिया गरीबी का तो फायदा ही उठाता है। तब अपने बेटे की जिद के सामने उसके पेरेंट्स उसे सेक में शामिल होने के लिए अनुभूति दे देती है जिस पर वांग अपने पेरेंट्स से कहता है तब आपके बेटे ने सबसे मुश्किल रास्ता सुन लिया है तो वो अपनी जान लगा देगा ताकि इसमें सबसे बेस्ट बनकर दिखा सके। वांग के पेरेंट्स उसे वहाँ पर लेकर आती है जहाँ से 10 डेसिबल को हांगू सेक का एम्पायर अपने साथ ले जाएगा जहाँ पर और भी कई सारे डेसिबल मौजूद होंगे और वहाँ पर उनका
सा ट्रायल शुरू होने वाला है। तब आबार वांग को वो दोनों डिसेबल भी दिखाई देती है, जो दोनों भी उसके साथ वो ट्रायल देने जाएंगे और कुछ ही देर में उनकी उससे दोस्ती भी हो जाती है, जिसका आबार हांगू शेक की एम्पायर भी आ जाती है, जो तीनों डिसेबल को अपनी इमोर्टल छोड़ देती है, जिसके ऊपर खड़े होकर वहाँ से उसी जगह जा सकती है जहाँ ट्रायल होने वाला है। इसलिए वो सभी उस छोर पर खड़े होकर वहाँ से ट्रायल देने के लिए जाने लगता है। अब आने की बार वांग को वहाँ पर कई सारे डिसेबल दिखाई देती है, जो सभी हांगू शेक में ज्वाइन होने के लिए आई थे। लेकिन तब इल्दार सभी से कहती है, हांगू शेक में ज्वाइन होना इतना आसान काम नहीं है, तुम्हें कई सारे ट्रायल्स को पास करनी होंगे। उसकी बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि तुम हांगू शेक में सिलेक्शन होने का लायक हो भी या नहीं। उन ट्रायल का सबसे पहले ट्रायल ये है कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी को चेक करना। अगर तुम्हारी फिजिकल बॉडी ठीक हुई तभी तुम्हें नेक्स्ट ट्रायल के लिए भेजा जाएगा, जिसका मास्टर अलग अलग डिसेबल की बेसिकल बॉडी को चेक करना शुरू कर देती है कि उनके अंदर कितनी ज्यादा पावर है और वो आगे का तेज संभाल पाती है या भी नहीं। तब इस चीज में कई सारे डिसेबल तो फेल हो जाती है, लेकिन वो एक डिसेबल सेलेक्ट हो जाता है जो वांग के साथ यहाँ पर आया था। तब दूसरा एक डिसेबल उस मास्टर को कुछ पैसे देता है ताकि वो उसे सिलेक्ट कर सके, क्योंकि मास्टर ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। तब मास्टर पैसे के लालच में उस डिसेबल को भी सिलेक्ट कर लेती है। नेक्स्ट ट्राई के लिए अब वहाँ पर वांग भी आ जाती है, लेकिन जब मास्टर उसे चेक करती है तो उसकी फिजिकल बॉडी उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी कि वो अगला तेज संभल सके, इसलिए उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये देखा तो वांग को तो बिल्कुल चक्कर से आने लगता है, क्योंकि वो कितने सारे सपनों को लेकर यहाँ पर आया था, लेकिन बस एक ही सेकंड के अंदर उसके सारे सपने टूट गई है। लेकिन तब भी वो हिम्मत नहीं हारता। वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, पहले से मेरी फिजिकल बॉडी उतनी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, मैं सेकंड राउंड को तो खेल कर ही रहूंगा। जिसके बाद मास्टर सभी को सेकंड ट्रायल के बारे में बताता है। उनसे कहते हैं तुम्हें यहाँ पर जो बिलो से बनी सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है, शाम होने से पहले तुम्हें उन सभी सीढ़ियों को पार करना है और इसके टॉप पर जाना होगा। जो भी सूरज डूबने से पहले टॉप पर पहुंच जाएगा वो ट्रायल में पास होगा। थावे देख के सारे के सारे डिसेबल उन बिलो से बनी सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन इस सीढ़ियों पर चढ़ना इतना आसान काम नहीं था। जगह जगह पर कई सारे खतरे होती है, कहीं से बिजली निकल रही थी तो कहीं से आग निकल रही होती है। इस चीज से काफी सारे डिसेबल उन बिलो से नीचे गिरने वाली होती है। फार जैसे वो जमीन पर गिरती है उससे पहले दूसरे मास्टर आकर उसे बचा लेती है, लेकिन इस वजह से वो सारे डिसेबल एलिमिनेट हो चुकी थे। फार वांग अपनी हिम्मत नहीं हारता, उसकी पूरी बॉडी से जगह जगह से खून गिर रहा होता है, लेकिन तभी वो सबसे आगे और सबसे ऊंचाई पर फंस गया होता है। लेकिन तभी वो वहां से किसी अलग की वॉल में थैली पर हो जाता है, चारों तरफ बिल्कुल लावा ही लावा था। लेकिन ये देखकर वांग को समझ आता है कि ये यहाँ पर असली लावा नहीं है, ये मेरे पास दिमाग दोबारा दिखे जा रहा विजन है। अगर मैं इसे पार कर लूँ तो मैं इस सीढ़ियों के टॉप में पहुंच जाऊंगा। तब वो हिम्मत करके लावा से आगे बढ़ना शुरू कर देता है, और जैसा कि उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। वो सब उसके दिमाग दोबारा दिखे जा रहा विजन था। तब टॉप पे आती ही उसे हांगू शेक दिखाई देता है, लेकिन उसके सामने भी बीच में बहुत बड़ी खाई थी जिसे पार करना तो बिल्कुल नामुमकिन था। लेकिन तभी वांग हिम्मत नहीं हारता और अपने आंखें बंद करके अपनी कदम आगे बढ़ाना शुरू कर देता है। वो जैसे अपना कदम बढ़ाता है सामने अपने अभी इनविजिबल सीढ़ियां बनती जाती है, जिनके ऊपर चढ़ते हुए वो हांगू शेक के गेट के पास आ जाती है। लेकिन जैसे वो आगे शेक के अंदर जाने वाला होता है कि तभी वहाँ एक इनविजिबल शील्ड उसका रास्ता रोक लेती है, क्योंकि सूरज डूब चुका था। ये देख के वांग की सारी उम्मीद टूट जाती है, क्योंकि वो सबसे आगे होकर भी बस एक कदम पीछे रह गया था। और जो सीन दिखाती ही ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर तुम लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही आप लोग वीडियो को कैसा लगी कमेंट में करके जरूर बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।